अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেবো, তুমি আমাকে দাও, নরেন্দ্র মোদী দিচ্ছে না। नमस्कार, संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए आज देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। लेकिन इस बैठक में न पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मौजूद रही, न असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे, न तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी हाजिर हुए और न केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल हुए। यहां तक कि पुडुचेरी के कार्यकारी मुख्यमंत्री नारायणसामी तक इसमें शामिल नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। ममता बनर्जी बैठक में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के झारग्राम की रैली में आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार वैक्सीन पर राज्य सरकार की मदद नहीं कर रही। तो संविधान की शपथ में आज हम चर्चा करेंगे, क्या कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने की बजाय राजनीति हो रही है? इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज जो जुड़ेंगे, बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, टीएमसी की राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष, विवेक नारायण शर्मा संविधान विशेषज्ञ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार। तो चलिए बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। कोरोना के हालात से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज 11वीं बार ऑनलाइन बैठक की। ये बैठक बहुत शॉर्ट नोटिस पर हुई, जिसकी चिंता के केंद्र में था कि कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से कैसे रोका जाए। कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। दूसरी लहर का असर यह है कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब अचानक से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए मिल बैठकर रणनीति बनाने की बजाय कई मुख्यमंत्रियों ने चुनाव प्रचार को तवज्जो दे दी। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, रथ यात्राएं चलाई जा रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर चिंता बढ़ा दी कि पीएम मोदी को शॉर्ट नोटिस पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। अच्छा, हैरानी की बात देखिए कि सीएम ममता बनर्जी बैठक में तो नहीं गई, लेकिन झारग्राम में रैली करके उन्होंने वैक्सीन के बहाने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেবো, তুমি আমাকে দাও, নরেন্দ্র মোদী দিচ্ছে না। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদীকে ভাষণ কম দাও, আমরা টাকা দেবো রাজ্য সরকার। इसीलिए आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने की बजाय क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप वोट देकर इस पोल का हिस्सा अभी भी बन सकते हैं। हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। तो संविधान की शपथ में सबसे पहले जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, राज्यसभा की सांसद हैं टीएमसी की अर्पिता घोष और बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। रूपा मैम, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा, क्या मोदी सरकार ममता बनर्जी को बंगाल की जरूरत के हिसाब से कोरोना की वैक्सीन नहीं दे रही है क्या? देखिए, ये झूठ है, ये आप सभी जानते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ही वैक्सीन पहुँचे हैं और नियम के तहत ही वैक्सीन पहुँचे हैं और बहुत सारे वैक्सीन अभी भी अनयूज्ड हैं। इट्स अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन। ये जो झूठ जो बोल रही है सबको ही पता है। नहीं तो अर्पिता जी, चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं मैं तो फ्री वैक्सीन बंगाल की जनता को लगवाना चाहती हूँ, लेकिन मोदी सरकार मदद नहीं कर रही है। झूठे आरोप लगा रहे हैं। वैक्सीन दे दो, हमारे हिसाब से हम खरीद लेंगे
पर उसके बावजूद ये कोई नहीं आया। बताया गया है कि नहीं, हम लोग ऐसे वैक्सीन किसी को खरीदने नहीं देंगे, जो भी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ममता दीदी ने जो तय कर रखी थी कि वैक्सीन सभी को लगाया जाएगा, तुरंत लगाया जाएगा, हम लोग फ्री में कॉस्ट लेके देंगे, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं रही कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिए हैं कि नहीं मिलेंगे। तो इसी के लिए झूठ नहीं है, ये तो पेपर्स में है। रूपा जी को नहीं शायद तो पता नहीं है। रूपा जी झूठ कैसे हो गया? वो कह रही है हम तो खरीदने के लिए तैयार हैं वैक्सीन, पर ये कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र ही तय करेगा किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलनी है। झूठ क्या हुआ इसमें? नहीं, 56 लाख करीबन डोजेस पर डे फर्स्ट डे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 92 लाख वैक्सीन्स हमारे राज्य में पहुंच चुका है। 30 लाख करीबन वैक्सीन्स खर्च हो चुके हैं, मतलब दे दी गई हैं पुलिस और बहुत सारे लोगों को, और 22 लाख वैक्सीन अभी भी है पश्चिम बंगाल के पास, वो अभी प्रोसेस चालू है, वो दिए जा रहे हैं। तो अर्पिता जी, ये 22 ये लाख आंकड़ा मुझे टीवी से ही मिला है। जो रूपा गांगुली जी, मैं बता देती हूँ रूपा गांगुली जी, ये आपकी पार्टी के नेता अमित मालविया, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है आंकड़ा। तो ये वो ट्वीट वाला उनका आंकड़ा है जिसमें वो कहते हैं कि साहब 17 मार्च तक पश्चिम बंगाल को केंद्र की तरफ से 52,90,000 डोज दिए जा चुके हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल ने इस्तेमाल 30,89,000 डोज किए हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल के पास 22 लाख के करीब अनयूज्ड वैक्सीन मौजूद है कोरोना की। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपके पास वैक्सीन नहीं है? वैक्सीन होते तो आप मुफ्त में वैक्सीन लगवा देते। अरे वैक्सीन है, उसका तो इस्तेमाल कीजिए ना अर्पिता जी। हम बताएं आपको, ये रूपा जी अभी बताई हैं कि ये चालू है, जो हमारे हेल्थ वर्कर है उनको दिया जा रहा है, वैक्सीन लगाया जा रहा है। पर इतना ही तो काफी नहीं है। हम लोग सोचे थे कि बंगाल के हर एक जनता को, इलेक्शन की टाइम थी, हर एक जनता को अगर वैक्सीन मिल जाती तो उसी के लिए ममता दीदी ने ये खरीदने के लिए बोले थे। हमारी बात ये है कि अगर हम खरीद सकते थे तो हम इसको और एक्सपीडिएट करके सभी को लगाने की प्रयास कर सकते थे। नहीं, अर्पिता जी पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि वैक्सीन जो है मैम, उसको बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो तो सीमित है ना। अब जिस हिसाब से वैक्सीन बन रही है उस हिसाब से केंद्र जो है उसको अलग अलग राज्यों में बांट रहा है। अब जो हिस्सा आपको मिला है, जो हिस्सा आपको मिला है, पहले उसका इस्तेमाल तो कर लीजिए, वो तो आगे तो खरीदने की बाद में बात कीजिएगा आप। तो 22 लाख तो अभी राज्य में है आपके पास अनयूज जो है वैक्सीन। 22 लाख जो राज्य में है आप लोग बोल रहे हैं, उसका तो तय हो चुका है किनको मिलेगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी तो दिया हुआ है कि हेल्थ वर्कर है, जो फ्रंटल वर्कर थे, उनके लिए तो तय हो चुका है किसको मिलेगा। तो फिर रूपा गांगुली जी, ये बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट करके घेराबंदी करने की ममता बनर्जी से कोशिश की जा रही है और ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि पहले जो इस्तेमाल नहीं हुई है वैक्सीन उसका हिसाब दो, ये झूठ बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है क्या ममता बनर्जी को घेरने के लिए सियासी तौर पर? वो कह रही है 22 लाख अनयूज्ड मत कहिए, ये कहिए कि वो 22 लाख जो है जिसको दी जानी है वो तय है और बारी बारी उनको दी जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोविड के दौरान से या उससे पहले से ही हर चीज़ हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, डेटा इंफॉर्मेशन हर विषय में भारत सरकार ने सब डेटा ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया है। वो चाहे कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है उसका मिनट टू मिनट डेटा अपलोड होता है, और जितना हम वैक्सीन के बारे में कोविड टेस्ट भी अगर आप कर लो तो कहीं पे भी आप कोविड टेस्ट कर लो, आपके पास एक मैसेज आ जाना चाहिए, आ जाता है कि आपका कोविड रिजल्ट ये है। तो हर सरकार के पास ये मैंडेट दिया गया है, ये करना पड़ेगा। इस तरह से वैक्सीन कितना खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने लोगों को दिए जा रहे हैं उसको अभी, अगर जैसे मेरे घर पे कुछ लोगों ने दिए हैं, मेरे परिचित कुछ लोगों ने जो बहुत उम्र वाले 86 ईयर ओल्ड है, उन लोगों को दिया गया है, कल परसों दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लोग गए थे देने के लिए, तो वहाँ पे ये पता चला है अच्छे से सबको लाइन में लगा के दिए जा रहे हैं, बड़े अच्छे से दिए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मैं जो आंखों देखी जो जानकारी है वो मैं बता सकती हूँ, अच्छे से दिए जा रहे हैं। और ये इस कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब भी लगेगा ये ख़त्म हो रहा है तभी दोबारा आता जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन तो कोई ऐसा नहीं है कि चावल है आप उठा के
सब करोड़ों लोगों के लिए उठा के रख दो एक जगह पे, ऐसा तो नहीं है। इसका एक टाइम लिमिट है, लाइफ तो लिमिट है। मतलब तो ये आप देते दोनों ही जाएंगे, लोग, लोगों का मतलब खत्म आप होता दोनों ही जाएगा। लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए अब वैक्सीन पर आर पार में लग गए हो। जनता को यही समझना चाहिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हैं कि साहब हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे, मैं तो पूरे बंगाल की जनता को फ्री में वैक्सीन लगवा दूं अगर मुझे केंद्र सरकार वैक्सीन दे दे। मतलब वो ये दिखा रही है बंगाल की जनता को और पिताजी कि मोदी सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है, इस वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। और रूपा गांगुली की पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि देखिए हमने तो इनको 52 लाख के आसपास वैक्सीन दे दी, जिसमें से 22 लाख वैक्सीन तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आप लोग अब वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, ये स्तर है। और पिताजी एक बात बताएं आपको कि वैक्सीन पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 सिचुएशन ये पूरा देश में जैसे था, ये सेकेंड फेज भी आ रहा है। अभी हाल ही में इसका जिक्र हो रहा है चारों तरफ की सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना इज कमिंग, कोविड-19। तो उसके लिए इस पे हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हम फैक्ट बता रहे हैं कि 52 लाख 52.9 थी जो मिला है, उसमें जो 22 लाख बाकी है उसका तय है कि किसको मिलना है। अभी जो देना है उसी के लिए हम लोग मांगे थे कि हमें दे दीजिए, हम लोग खरीद लेते हैं ताकि दूसरे को हम दे सके, क्योंकि तो बहुत अर्पिता जी लोग ऐसे तो बाकी सारे राज्य मांगने लगेंगे ना, ऐसे तो हर राज्य मांगेगा कि हमें दे दो, हम खरीद लेते हैं। ये तो फिर आप लोग राजनीतिक घेराबंदी करने में जुट गए ना मोदी सरकार की। ये तो आप लोग राजनीतिक घेराबंदी करने में जुट गए। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा नहीं है। ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में, चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को उठा रही हैं। वो बंगाल की जनता को ये संदेश दे रही हैं कि मोदी सरकार की वजह से मैं फ्री में वैक्सीन नहीं लगवा पा रही हूँ अपने बंगाल के लोगों को। वो तो यही संदेश दे रही है ना। ममता दीदी ने फैक्ट बताई है कि आप हमें दे दो। सब राज्य में तो मांग नहीं रहे हैं कि हम ही लोग पैसों से खरीद के दे देंगे लोगों को। ठीक है, आइए रूपा गांगुली, हमारे पास भी काफी लोग आते हैं। ठीक है, रूपा गांगुली जी वो कह रही हैं कि जब पश्चिम बंगाल पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है तो केंद्र मदद क्यों नहीं कर रही है? ये बंगाल के लोगों की मदद नहीं करना चाहती है क्या मोदी सरकार? देखिए, ऐसे बातों का सचमुच को जवाब नहीं है। मैं ऐसे बुद्धू जैसे बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। जो कर रही है, और ममता बनर्जी ने जो कह दिया है कि वो झूठ है, साबित हो चुका है, सबको समझ में आ रहा है। तो खामखा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके फ़ायदा क्या है? 22 लाख ख़त्म होने से पहले इस राज्य में वैक्सीन आ जाएगा। अगर कितने डिपो बनाएंगे, कितने लोगों को, अगर हर घर में वैक्सीन पहुंचाने के लिए ताकत पश्चिम बंगाल सरकार के पास है नहीं। और ऐसा नहीं है वैक्सीन कि कोई इतनी सी गोली का दाना जो चाहे उठा के खा ले पटक से, ऐसा नहीं है। इट हैज़ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस फॉलो करके करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन करके सब लोग कर रहे हैं। तो आप लोग को जो सुविधा मिलता है, उस सुविधा के ऊपर आपको राजनीति करने का अगर इतना शौक है, तो ममता बनर्जी की व्हीलचेयर जैसे राजनीति हो रहा है तो करने दीजिए। ये ऐसे राजनीति से पश्चिम बंगाल की जनता नहीं टलने वाली। ये आपने जबरदस्त चुटकी ले ली ममता बनर्जी की व्हीलचेयर वाले चुनावी प्रचार का जिक्र करके। यहाँ पर मुझे लगता है अर्पिता जी इस पर जवाब भी देना चाहेंगी। और अर्पिता जी, एक सवाल मेरा भी है, वो ये कि भाई अगर कोरोना को लेकर इतनी फिक्रमंद है बंगाल की ममता सरकार, तो कम से कम आज ममता बनर्जी वो जो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, कोरोना महामारी के ये सेकेंड पीक जो आने का खतरा है उसे लेकर, उसमें तो शामिल हो जाती हैं। पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उनके पहले से हमारे यहाँ चुनाव है, उनके पहले से प्रोग्राम फिक्स थी। ये संभव नहीं है कि लोगों को बिठा के वो प्रधानमंत्री जी के एक वर्चुअल बैठक में जाएंगे। क्योंकि मतलब आप ये संदेश दे रही है कि लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनावी रैली है, लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चुनावी रैली है भैया? एक बात बताएं आपको, इस टाइम पे ममता दीदी जब तक जो भी प्रोग्राम अनाउंस कर देते हैं, जनरली वो कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसे अचानक कभी कैंसिल नहीं करते। आप देख चुके हैं उनके पैर पे चोट लगी है। लेकिन अर्पिता जी 2 दिन भी तो अस्पताल में मौजूद थी ममता बनर्जी, जब पैर में चोट लगी थी। उस 2 दिन के लिए भी तो उनके प्लान होंगे। अब यहाँ पर कोरोना महामारी है और ये तो अचानक इमरजेंसी जैसे हालात फिर से बन रहे हैं, तो क्या इसमें जनता की जान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी ममता बनर्जी को? आज उनको क्या प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था? वो ज्यादा देते हैं और ये पहले से फिक्स थी, तो वो कैंसिल नहीं किए हैं। अगर जो भी है उनके पास आ जाएंगे, वो जान लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि रैली ऐसे फटाफट कैंसिल कर दे।
ये उनकी आदत नहीं है, वो लोगों के बीच रहना चाहता है। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि ममता दीदी ने आज तक खुद वैक्सीन नहीं लिए हैं, इसलिए कि बंगाल के लोगों को, आम जनता को अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है, तो इसीलिए उन्होंने खुद मतलब नहीं लिया। अब इसका भी जिक्र करेंगे क्या वो चुनावी रैलियों में? ये तो फिर बड़ा त्याग दे रही हैं वो रूपा गांगुली जी। देखिए कितना त्याग दे रही हैं वो जनता के लिए। खुद भी उन्होंने वैक्सीन नहीं ली कि एक डोज जो है वो उनको ना लगे, किसी और को लग जाए। और आप मुस्कुरा रही हैं रूपा मैम, बताइए आप हंस रही हैं। देखिए वो उनकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो हम तो चाहेंगे जितने पुलिस कर्मियों को उन्होंने वैक्सीन लगवाए पश्चिम बंगाल में, उनके साथ पुलिस मंत्री भी वैक्सीन लगा लें, अच्छा ही रहेगा। ये राजनीति का कितना तक हम नाटक करेंगे और राजनीति कितना सही मायने में सीरियसली लोगों के भलाई के लिए सोचा जाएगा, ये ड्रामा का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मुख्यमंत्री है। ये ड्रामा सिर्फ बीजेपी को ही नजर आ रहा है, ये कहीं जनता को भी ड्रामा तो नहीं लगने लगेगा अर्पिता जी? ये खतरा है क्या? मुझे एक बात बताएं आपको कि अगर ड्रामा की बात आती है तो मोदी जी से ऊपर तो क्यों भारतवर्ष में है ही नहीं। अगर वो प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो हम अपने थिएटर में उनको ले लेते। इतना बढ़िया वो झूठ बोलते हैं, इतना मतलब लोगों को इम्प्रेस करते हैं कि ये करेंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, ऐसा वाला झूठ हम लोग काफी सुन लिए हैं। जो भी है ड्रामा की बातें आती है तो वो सबसे पहले आते हैं। चलिए मैम, समय अब मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ संविधान की शपथ में आने के लिए। देखिए कुल मिलाकर ये नेताओं को आपने सुन लिया, ये लोग जो हैं वो अपनी जो चुनावी जंग है उसमें मशगूल फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना का खतरा देश में बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए संविधान की शपथ में हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने की बजाय क्या राजनीति हो रही है? ऐसे में अब हमारे साथ संविधान की जानकार विवेक नारायण शर्मा मौजूद हैं इस वक्त। विवेक नारायण शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि संघीय ढांचे से जुड़ा ये मामला है, राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को लेकर यहाँ पर कोरोना महामारी और कोरोना वैक्सीन को लेकर आर पार किसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कुछ राज्य सीधे केंद्र सरकार को वैक्सीन को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है? कानून नागरिकों के लिए ही नहीं है, वो सरकारों के लिए भी है, उनके लिए भी मैंडेटेड है। एपिडेमिक एक्ट है, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं ये कमियां हैं, खामियां हैं कि जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आए तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप फिक्स कर पाएँ। अगर सपोज कोई इंसान, कोई नागरिक किसी पर्टिकुलर कानून को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर तो आप जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऐसे मामलों में अगर अपनी कोताही ना दिखाएं, अपनी तैयारी ना दिखाएं, तो ऐसे में उनके ऊपर क्या जुर्माना लगना चाहिए? आई थिंक इस बात के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपदा कभी एक समय नहीं आती है, ये तो बराबर आती ही रहती है। कभी बांध को टूटने के लेकर आपदा आती है, कभी बाढ़ की आपदा आती है, कभी दूसरी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट उन चीज़ों को लेकर जो है अभी तक इसी तरह से, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं हुई है, तो इसीलिए इसी तरह का वो व्यवहार रखते हैं। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं सर। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप विवेक नारायण शर्मा को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि साहब जब बात जनता की होती है तो फौरन जवाबदेही तय करना शुरू कर देती है, लेकिन जब जिम्मेदारी खुद इन सरकारों की होती है तो फिर ये अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और राजनीति करते हुए नजर आते हैं, जो अभी हो रही है। इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि साहब कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने की बजाय आखिरकार ये राजनीति क्यों की जा रही है? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आगे होंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, और डॉक्टर अजय कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूं मैं, उससे पहले आपको बता दूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने जो बड़ी बात कही इस बैठक में, सबसे पहले वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कोरोना की दूसरी लहर को फौरन रोकना होगा। रैपिड टेस्टिंग के बजाय RT-PCR टेस्ट बढ़ाए जाएं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। दवाई भी जरूरी है, कड़ाई भी जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर की ये चिंता ऐसे वक्त में उठी जबकि हम वैक्सीन में दुनिया की मदद कर रहे हैं। आज भारत 70 देशों को अब तक कोरोना की वैक्सीन दे चुका है। अब तक अलग अलग देशों को 5 करोड़ 83 लाख वैक्सीन भेजी जा चुकी है।
और देश की अगर बात की जाए तो 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज देश में दिए जा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि 6.5% के आसपास वैक्सीन की बर्बादी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सीधे आपको अपने खास मेहमानों के पास लेकर चलते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम साहब का हम रुख करते हैं। जफर इस्लाम साहब, ये वैक्सीन के मामले में नेशन फर्स्ट ये पॉलिसी भूल गई क्या मोदी सरकार? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा सवाल किया है। पूरी दुनिया इस कोरोना को, ये महामारी को साथ साथ लड़ रही है और एक रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्सिबल नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे दुनिया में और देशवासियों के लिए, सबके लिए जो है वैक्सीन मुहैया कराए, और वो हमारी सरकार कर रही है। आपको कोई सप्लाई साइड में प्रॉब्लम तो दिखी नहीं। सप्लाई साइड में बिल्कुल तेज़ी से, जैसे शुरू में आप कह रहे थे कि एक ही टेस्टिंग लैब है, अब वो टेस्टिंग लैब जिस तरह से एक्सेलरेटेड प्रोसेस से इतनी सारी टेस्टिंग लैब हो गई, अब उसके बारे में कोई नहीं कहता है। उसी तरह वैक्सीनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए आज ही का पेपर उठा के, कल के दिन कितनी बड़ी संख्या में जो है वैक्सीनेशन हुआ है। और सप्लाई साइड डॉक्टर अजय कुमार साहब, जो बात यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब सप्लाई साइड में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे में आप लोगों के जो साथी हैं वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब कि पाकिस्तान को दे रही है मोदी सरकार वैक्सीन, हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र नहीं कर रही है, ऐसे सवाल आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हुमाना जी, पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बिहार जाकर बोले कि बिहार के सभी जनता को फ्री वैक्सीन देगी अगर हमारी सरकार बनेगी। अब प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के वित्त मंत्री सभी असत्य बोल रहे हैं क्या? कम से कम उनकी तो जबान को तो कुछ वजन होनी चाहिए, उनके वादों की तो कुछ तो जो है वजन होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पूरे दुनिया में वैक्सीन, आप अपने देश में पूरी तरह से सबको जो वैक्सीन उपलब्ध कराएं क्या कि आप देश भर में जो है वाहवाही लूटने के लिए जा रहे हैं? देखिए, आप ग्लोबल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने में उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर हर एक देश, अमेरिका भी तो वही कर रहा है, यूरोप भी वही कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनेक टीवी चैनल में हमेशा कहते हैं कि भारत में सबसे सस्ता वैक्सीन मिल रहा है, ये नहीं बता रहे कि दुनिया में सभी देश में फ्री में वैक्सीन मिल रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, पहले जो बिहार को लेकर डॉक्टर अजय कुमार ने सवाल पूछा कि साहब बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे, ये चुनावी नारा भी बीजेपी का क्या चुनावी जुमला था? आज देखिए, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो जो है जारी किया है, उसमें क्या कहा उन्होंने कि वो फ्री वैक्सीन देंगी पूरे जनता को। तो ये क्या चुनावी जुमला है भाई? वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी बार बार जिस चीज को हमने कहा है मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने वाली एक वाहिद पार्टी है जो कि मैनिफेस्टो में जो है। सर, लेकिन बिहार में सब लोगों को तो फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही है ना, जैसे पूरे देश के लिए इंतजाम है वैसे बिहार के लिए इंतजाम है। ये तो क्लियर कीजिए ना आप, ये तो क्लियर कीजिए ना सर बिहार की बात। बिल्कुल देखिए, पूरे एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट देखिए। कुछ चीजें को स्टेट गवर्नमेंट को करना है। सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट में अनाउंस किया है, जो बजटरी एलोकेशन किया है वैक्सीनेशन के लिए, ये सबको मालूम है। दूसरी बात कह रहा हूं, भाई मैं केंद्र सरकार को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूँ। तो बिहार में चुनाव जो है वो आपकी पार्टी लड़ रही थी सर, वो राज्य सरकार बनाने के लिए पार्टी लड़ रही थी, उसने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी। आप यहाँ पर ये कहकर कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये फैसला तो राज्य सरकार को लेना है? कोई पल्ला नहीं झाड़ रहे भाई, आप सुन तो ले। आप कैसी बातें कर रहे हैं रोमाना जी? मैं कोई पल्ला झाड़ने वाले नहीं, पल्ला झाड़ने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ आपका मजबूत हो तो बाकी लोग पल्ला झाड़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो अभी डॉक्टर अजय कुमार के पार्टी के मुखिया लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ तो 2024 तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आ सकती है, वो वैक्सीन नहीं आएगी। देश में सबसे तेजी से दुनिया में वैक्सीन आया, तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। बिहार की जनता का भी वैक्सीनेशन होगा, वहाँ के सर जो हमने वादा किया वो पूरा करेंगे। लेकिन जो सप्लाई साइड में ये बात मैं कहूँगा कि कोई देश के हर नागरिक स्वयं बराबर है हमारे सरकार के लिए। भारत सरकार की तरफ से 70 देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अपने देश में अभी तक 3.5 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगे हैं और दुनिया भर में हमने 5 करोड़ 83 लाख वैक्सीन के डोजेस भेज दिए हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि जब हम 70 देशों को वैक्सीन दे सकते हैं तो फिर अब उन राज्य सरकारों को वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं जो ये कह रही हैं कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं? जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि ममता बनर्जी, वो कह रही हैं आप मुझे दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। आप लोग उनको क्यों नहीं देते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा, महामारी जो है सिर्फ हिंदुस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वी आर ए ग्लोबल, मतलब हम पूरी दुनिया को इंसुलेट होकर नहीं रहते हैं।
हम इसी दुनिया का पार्ट है और सबको एक कॉपरेशन के साथ चलता है। जब आपको दुनिया से लेना होता है तो आप ताली बजा के ले लेते हैं, और दुनिया को देना होता तो नहीं देना। आप उसमें आप बड़े आपत्ति आप हो रही है आपको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की जनता को कोई सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगा। कल ही स्वयं जो देश के जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो मिनिस्टर है हेल्थ एंड वेलफेयर के, उन्होंने सदन के पटल पे कहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं, देश में हर जगह सप्लाई होगा, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया में बांटने से या देने से ये आपका फर्ज है। ठीक है ये आपका भाई, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि शायद आपने सुना नहीं है, ममता बनर्जी ने आज बाकायदा चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र किया है कि साहब हम तो वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें दे नहीं रही है। वो सीधे सीधे ये कह रही है कि मैं बंगाल की जनता को फ्री में वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से हमें वैक्सीन दी नहीं जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए अभी इतना ही कोटा फिक्स है, इतना ही लो। तो मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि जब दुनिया के 70 देशों को हम दे सकते हैं वैक्सीन, तो हमारे यहाँ के राज्य जो अपने देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन खरीदकर उनको वैक्सीनेट कराना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? अच्छा है ना, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, ये तो अच्छा है ना सर। इस पर राजनीति क्यों हो रही है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए रुमाना जी, राजनीति वो प्रदेश कर रही है जिनको आज तक वहां के लोगों की चिंता नहीं रही। आयुष्मान भारत स्कीम आज तक वहां जो इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो कैसी बातें कर रही हैं। जो जनता की चिंता नहीं करती थी इस पूरे बाकी सारे प्रदेशों ने की, उस प्रदेश ने तो आयुष्मान भारत की स्कीम भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि यह सरासर झूठ है। सप्लाई हो रहा है और सप्लाई में जिस तरह से वैक्सीनेशन होता रहेगा फटाफट वहां पर मिलता भी रहेगा। कोई सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो आदत है पॉलिटिसाइज करने का, चुनाव में जाके पॉलिटिसाइज करने का जो तरीका उनका, वो उनको ही बैकफायर करेगा। ठीक है सर, तो मैं डॉक्टर अजय कुमार से जानती हूं कि क्या विपक्ष को मौका मिल गया है मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए, क्योंकि इस तरीके की आवाजें जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहीं से उठाई जा रही है। कोई घेराबंदी नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश की जनता खुश है। ये भारत की नीति है और महामारी कोई भारत तक तो सीमित है नहीं। पहली बात यह है कि जिस रफ्तार से टीकाकरण चल रही है, ये सच्चाई आप आखिरी निकाल के देख लीजिए 600 करोड़ को लोग को करना है, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। ये तो गणित, आप तो फाइनेंशियल दुनिया से आए हुए हैं, तो आपको गणित में तो आप माहिर हैं, तो आप उसका आंकड़े जो है देख लीजिए लोकल भाई। पहली बात। दूसरी बात है कि विपक्षी, क्योंकि इनके अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री तो कुछ बोलेंगे तो वहां पद से हटा देंगे, तो क्यों बोलेंगे? अपने नौकरी सबको बचानी है तो बोलेंगे नहीं, लेकिन बाकी विपक्ष को तो हमको मोदी जी से क्या डर है, तो हम तो पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री तो आप हैं, तो हम मुख्यमंत्री तो अपने प्रदेश के लिए तो हक के लिए मांगेंगे। और ममता बनर्जी हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, एक मिनट जफर भाई, मुख्यमंत्री हो, सही बोल रहे हैं। आप बताइएगा कि अगर आप विदेश भेज रहे हैं और आप देश के नागरिक को, अब फिर से कोविड बढ़ रहा है, आज 28,000 तक पहुंच गया है, आप महाराष्ट्र में जाकर टीकाकरण कराते, वहां पर जो है आपके विपक्ष की पार्टी है, तो आप जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, बंगाल में जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे आना होगा, डॉक्टर अजय कुमार मुझे आना होगा। सर ये भी तो देखिए ना, वेस्टेज कितना हो रहा है वैक्सीन का। क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टोरेज की? आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आंकड़े उठाकर देखिए, 17.6%, 11.6%, ये वैक्सीन के वेस्टेज का आंकड़ा है सर। तो फिर ऐसे में आप जबरदस्ती ऐसे राज्यों को पकड़ा दें वैक्सीन ज्यादा, तो वो तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इससे अच्छा कम से कम विदेशों में इस्तेमाल तो हो रही है। रोमाना जी, एक पहली बात है कि बंगाल के आंकड़े मेरे पास नहीं। दूसरी बात क्या है, एक मिनट, महाराष्ट्र के आंकड़े, तेलंगाना में बर्बाद हो रहे, तो तेलंगाना सरकार को हिदायत करके, आंध्र प्रदेश के सरकार को हिदायत करके, लेकिन वैक्सीन मान लीजिएगा कि 10%, 17% वेस्टेज हो रहा है, सरकार से बातचीत होनी चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि कौन देश इस दुनिया में जिन्होंने अपने देश के नागरिक को जो है 3 करोड़ टीका दिया है और विदेश को 5 करोड़ भेज दिया। आइए सैयद जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए इसका। वही बात, नेशन फर्स्ट क्यों नहीं है टीके के मामले में? नेशन फर्स्ट है, लेकिन कहाँ है सर? 70 देश दुनिया के 5 करोड़ 83 लाख उनको दे दिए आपने टीके, अपने देश में सर 3.5 करोड़ ही लगे। मैं सिर्फ आंकड़ा बता रही हूँ बस। आइए सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप क्यों ऐसे परेशान हो रही हैं? आपको याद है ना, मैं आपको 1 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। आप ही के चैनल पे बार बार आप भी बहुत आवाज लगा के बोलती थी कि एक ही टेस्टिंग है लैब है, 2 ही टेस्टिंग लैब है। ये अपोजिशन वाले भी ऐसे कहते थे। आज कोई नहीं कहता। क्यों? ये कह रहे हैं कि 12 साल का जो आंकड़ा बता रहे हैं कि भाई आज के हिसाब से आप लीजिएगा तो आपका हर दिन आपका दिन घटता रहेगा, इसलिए कि हर दिन जो है एक्सेलरेटेड प्रोसेस से जो है सप्लाई भी बढ़ रहा है और जो वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है।
कल 2.5 मिलियन लोगों को जो है वैक्सीनेशन हुआ है। तो आप हर दिन जब तेजी से बढ़ेगा तो ये जो 12 साल कह रहे हो 12 महीने से हो जाएगा। चलिए सर, हम यही गुजारिश करेंगे, हम यही गुजारिश करेंगे कि साहब आप सब मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ संविधान की शपथ पे जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है और मकसद मेरा ये शो करने का यही था कि साहब कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाइए ना, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि नेताओं के सामने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद नजर आ रहा है और वो है चुनाव जीतना। आज हमारा सवाल कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने की बजाय क्या सिर्फ राजनीति हो रही है, इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर पोल लॉन्च किया था और अब वक्त पोल के आंकड़े देखने का। 82% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ कोरोना से लड़ने की बजाय सिर्फ राजनीति हो रही है। 18% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो के विषय से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं। आप वहीं जाकर वोट देकर पोल का हिस्सा बन सकते हैं। आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, कोरोना की दूसरी लहर से अगर बचना है तो राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। कोरोना की वैक्सीन जल्द से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर व्यवस्था करें। तो फिलहाल संविधान की शपथ में इतना ही।